गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहने का मतलब नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं कार्य। उसके अंदर अपन ने सबसे पहला मेल गैमेटोफाइट या जो एंड्रोसियम होता है पुमंग, उसकी जो यूनिट होती है जिसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के अंदर अपन ने जो लघु बीजाणुदानी होती है स्टेमन, जैसे अगर स्टेमन या पुकेसर की बात करें तो पुकेसर के अंदर 2 एंथर लॉब होती है और उसके अंदर जो पोलन सैक होते हैं उसको कहते हैं लघु बीजाणुदानी। तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा, लघु बीजाणुदानी के बारे में। और इसके अलावा लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बारे में देखा। इसके बाद में अपन ने डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, परागकोश का जो विकास है वो किस तरीके से होता है वो देखा। इसके बाद में आज अपन कंटिन्यू करते हैं एंथर डेहिसेंस। एंथर डेहिसेंस का मतलब हो गया परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन किस तरीके से होता है और जब परागकोश परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद उसका स्फुटन होता है तो किस प्रकार के परिवर्तन इनकी वॉल के अंदर देखने को मिलते हैं। देखें ये पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर, मतलब हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में उपलब्ध हो जाएगी। आराम से आप इसको पढ़ें। ओके, तो देखें एंथर डेहिसेंस या जिसको हिंदी में कहते हैं परागकोश स्फुटन। ओके, हिंदी में भी बताऊंगा और पीडीएफ आपको हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम के अंदर मिल जाएगी। ओके, When mature enter then many changes in their wall। क्या मतलब हुआ कि जब परागकोश परिपक्व होता है, परागकोश, ध्यान देना बेटा, आराम से सुनना, जब परागकोश परिपक्व होता है तो इनकी जो भित्तियाँ होती है, इनकी भित्तियों के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल लेयर डिसइंटीग्रेट। सबसे पहले क्या होगा, जो मध्य परत थी, मैंने जो एंथर की जो वॉल थी उनके अंदर 4 वॉल मैंने बताई थी। सबसे पहली थी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टैपिटम। तो सबसे पहले जो मध्य परत होती है मिडल लेयर वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है आफ्टर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टैपिटम। मतलब जो इनर वॉल है जिसको टैपिटम कहते हैं, टैपिटम को पोषण देने के बाद जो मध्य परत है वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद में टैपिटम डीजनरेट आफ्टर फ्री यूबिस बॉडी इन माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या मतलब हो गया कि लघु बीजाणुदानी में यूबिस काय को मुक्त करने के बाद टैपिटम भी नष्ट हो जाती है। तो मध्य परत और टैपिटम दोनों नष्ट हो गई। इसके बाद में ओनली 2 लेयर फाउंड इन मैच्योर एंथर। तो परिपक्व जो परागकोश होता है उनके अंदर ओनली 2 परत अपन को देखने को मिलती है। एक तो होती है बाह्य त्वचा, एक होती है अंतस्थीसियम। समझ रहे हो, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, क्योंकि मिडल लेयर और टैपिटम ये नष्ट हो जाती है। इस वजह से जो परिपक्व परागकोश होता है उसके अंदर एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ये दोनों लेयर ही दिखाई देती है। फिर क्या होगा, जो मैच्योर एंथर है, परिपक्व जो परागकोश है, उसके अंदर ईच एंथर लोब, क्या मतलब हो गया, जैसे ये मान लीजिए ये परागकोश है, समझ रहे हो, जब इसका अपन टीएस लेते हैं ना तो हर एक के अंदर 2 पोलन सैक होते हैं, परागपुट या जिसको हिंदी में लघु बीजाणुदानी कहते हैं। तो क्या हो जाता है कि ये दोनों पोलन सैक जो है, ये पोलन सैक आपस में फ्यूज हो जाते हैं। समझ लो, देखो मैच्योर एंथर, ईच एंथर लॉब, प्रत्येक जो परागपाली है उनके अंदर 2 पोलन सैक जो होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है। 2 पोलन सैक फ्यूज आफ्टर देन
2 पोलन सेक आर फाउंड इन मैच्योर एंथर। कहने का मतलब पहले 4 पालियां थी, समझ रहे हो, जब मैच्योर नहीं हुआ था तब 1, 2, 3 और 4, लेकिन ज्यों ज्यों ये मैच्योर हो जाता है ना तो इनके अंदर जो पालियां जो है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, दोनों पालियां ये वाली और ये आपस में फ्यूज होकर के जो परिपक्व एंथर होता है, परिपक्व परागकोश के अंदर केवल 2 पोलन सेक दिखाई देते हैं या 2 पोलन सेक ही मिलते हैं। ओके, इसके बाद में डिहिसेंस ऑफ एंथर इन ड्राई सीजन। जनरली जो परागकोश का जो स्फुटन होता है वो जनरली शुष्क जो सीजन होती है, शुष्क ऋतु होती है, उनके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर और शुष्क ऋतु में पानी की कमी होती है और पानी की कमी की वजह से परागकोश का स्फुटन देखने को मिलता है। इसके बाद में लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एंडोथीसियम ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर। क्या मतलब हो गया कि अंतस्थिसियम की हाइग्रोस्कोपिक प्रवृत्ति के कारण, आर्द्रताग्राही प्रवृत्ति होती है, उनसे क्या होता है, वाटर लॉस होता है, जल की हानि होती है और जल की हानि होने से जो ये परत होती है ये स्फुटन के अंदर मदद करती है। ओके, अब देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ध्यान देना बेटा, आउटर थिन सेल ऑफ एंडोथीसियम कॉनकेव, एंडोथीसियम की जो बाह्य परत वो कॉनकेव माने अवतल हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, जल की कमी के कारण, बट नो चेंजेस इन इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ एंडोथीसियम ड्यू टू फाइब्रस थिकनिंग। जबकि देखो आउटर जो एंडोथीसियम की जो परत है वो तो कॉनकेव हो जाएगी या अवतल हो जाएगी, लेकिन उसकी जो इनर परत है, आंतरिक परत है और साथ ही साथ उनकी जो अरीय भित्तियां होती है उनके अंदर फाइब्रस थिकनिंग के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद आफ्टर दैट जनरेट पुलिंग फोर्स और टेंशन। इनके बाद में क्या होता है कि ज्यों ज्यों इससे पानी की हानि हो जाती है, परतें कॉनकेव हो जाती है, इसकी जो इनर वॉल के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो इन सब के फलस्वरूप एक फोर्स डेवलप होता है जिसको कहते हैं पुलिंग फोर्स या टेंशन, तनन सामर्थ्य। और तनन सामर्थ्य के कारण एंथर का क्या हो जाता है, डिहिसेंस हो जाता है, परागकोश का स्फुटन हो जाता है और फ्री पोलन ग्रेन इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम एंथर। तो परागकोश से जो पराग कण हैं वो वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाते हैं। ये तो इसकी जनरल प्रक्रिया थी बेटा, समझ रहे हो। कहने का मतलब परिपक्व एंथर होता है तो उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मिडल लेयर नष्ट हो जाती है, मिडल लेयर के बाद में टेपिटम नष्ट हो जाती है, परिपक्व परागकोश के अंदर 2 परतें दिखाई देती है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। इसके बाद में जो एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम की जो आउटर वॉल है वो कॉनकेव हो जाती है, इनर वॉल के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इन सब के फलस्वरूप पुलिंग फोर्स डेवलप होता है, पुलिंग फोर्स के कारण एंथर का स्फुटन होता है और ये जो पोलन ग्रेन जो है वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से ये देखिए ये जो है मैच्योर डिहिसेंस एंथर है, परिपक्व स्फुटित परागकोश है और स्टोमियम वाले पोर्शन से पराग कणों का स्फुटन होता है। अब स्फुटन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ डिहिसेंस। स्फुटन जनरली बेटा ध्यान रखना 4 प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो होता है लॉन्जिट्यूडिनल, एक होता है पोर छिद्रित, लॉन्जिट्यूडिनल जिसको अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद में पोर, फिर ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ और इसके बाद में वल्वुलर या कपाटीय। लॉन्जिट्यूडिनल या अनुलंब ये जनरली देखने को मिलेगा धतूरा के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि परागकोश का जो स्फुटन है वो कहने का मतलब इस तरीके से देखने को मिलता है। देखें ये मान लीजिए दोनों वॉल होती है, समझ रहे हो। इनके अंदर परागकोश जो है वो इस तरीके से लंबा फटेगा, समझ रहे हो, इस तरीके से फट जाता है, इस तरीके से। और ये होता है जनरली देखने को मिलता है किसके अंदर, धतूरा के अंदर। दूसरा है पोरस या छिद्रित, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, उनकी जो अपर पोर्शन होता है उसके ऊपर पोर बन जाते हैं और पोर बनने के कारण यहाँ से पराग कणों का स्फुटन होता है। फिर है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अंदर क्या होता है, ध्यान देना, इस तरीके से परागकोश का स्फुटन होता है, ऐसे लंबे फटते हैं इस तरीके से, लंबे तो ये है सॉरी, इस तरीके ट्रांस अनुप्रस्थ रूप में फटते हैं। ओके, और एक होता है कपाटीय। कपाटीय के अंदर ध्यान देना बेटा,
इस तरीके से विशेष प्रकार का पार्ट बनते हैं और फिर मतलब इनका डिसेंस या स्फुटन होता है। तो ये 4 तरीके के देखने को मिलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल, पोरस, ट्रांसवर्स और वल्वुलर। समझो, और ये किस किस में होते हैं देखो देखें। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो धतूरा मिलेगा, पोरस या छिद्रित जो है वो सोलेनम के अंदर, ट्रांसवर्स जो है ऑक्सीमम तुलसी में, और जो कपाटीय जो होते हैं वो बर्बेरिस वाले जो पादप होते हैं उनके अंदर जनरली देखने को मिलता है। इस तरीके से ये जो स्फुटन है परागकोश का देखने को मिलता है। अब देखो आगे बेटा, एंथर डिसेंस के बाद में नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। अपन ने सबसे पहले जैसे डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, परागकोश का विकास पढ़ा, उसके बाद में अपन ने इनके अंदर कौन कौन सी वॉल होती है वो देखी, फिर लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, फिर एंथर डिसेंस देखा। इसके बाद में एंथर डिसेंस होने के बाद अब है नर युग्मकोद्भिद। कहने का मतलब जो पराग कण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से है देखो देखें। नर युग्मकोद्भिद जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन जो अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, उसको कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या मतलब हो गया कि पराग कण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन है? परागकण। ध्यान रखना बेटा, ये सवाल पूछते हैं एग्जाम के अंदर। गैमेटोफाइट इज फॉर्म फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर थ्रू गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोफाइट जो है उसका जो निर्माण होता है, गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर। किससे बनता है? लघु बीजाणु से, थ्रू गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन प्रक्रिया के द्वारा। युग्मक जनन प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं, लघु बीजाणु से जो नर युग्मकोद्भिद बन रहा है उस प्रोसेस के कहेंगे गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। In this process, the nucleus of the pollen grain divide to form a small lenticular generative cell and a large vegetative cell. इस दरमियान क्या होता है कि पोलन ग्रेन का जो केंद्रक है वो विभाजित होता है, और विभाजित भी अनियमित तरीके से होता है, जिससे एक छोटी लेंस के आकार की जनन कोशिका या जनरेटिव सेल बनती है, और बड़ी जो है लार्ज, जिसको कहेंगे वेजिटेटिव या कायिक कोशिका। जैसे मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है, ये इस तरीके से डिवाइड होगा कि छोटी तो बनाएगा जनन कोशिका और बड़ी बनाएगा वेजिटेटिव या कायिक कोशिका। आफ्टर द जनरेटिव सेल फॉर्म 2 मेल गैमेट्स बाई माइटोटिक डिवीजन। इसके बाद में ये जो जनन कोशिका है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण करती है, 2 नर युग्मकों को बनाती है। और ये ध्यान बताऊंगा आगे, ये 2 नर युग्मक क्यों बनते हैं और क्या काम आते हैं, समझो। अपन डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो देखो देखें, आफ्टर द जनरेटिव सेल फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स बाई माइटोटिक डिवीजन। माइक्रोस्पोर इज अ हैप्लॉइड। लघु बीजाणु जो है वो अगुणित यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्र की यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। लघु बीजाणु जो है वो अगुणित एक केंद्र की और एक कोशिकीय संरचना होती है। इस तरीके से ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो नर युग्मकोद्भिद परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसका निर्माण युग्मक जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है, और ये जो परागकण है समसूत्री विभाजन के द्वारा छोटी जनन कोशिका और बड़ी कायिक कोशिका का निर्माण करता है। उसके बाद में ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। और ये जो लघु बीजाणु जो है अगुणित होते हैं, एक केंद्र की होते हैं और एक कोशिक संरचना में देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब ध्यान रखना बेटा, माइक्रोस्पोर और जो मैं जैसे लघु बीजाणु और ये पोलन ग्रेन बार बार कह रहा हूँ ना, लघु बीजाणु या परागकण, ये सिमिलर वर्ड है, ध्यान रखना, समझ लो। जब
इनका स्फुटन से जब मुक्त हो जाते हैं तब उसको अपन परागकण कहेंगे। बाकी अगर लघु बीजाणु दानी के अंदर है तो उसको अपन लघु बीजाणु कहेंगे। समझ रहे, बाकी है सिमिलर वर्ड, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लघु बीजाणु मतलब जब लघु बीजाणु दानी के अंदर होते हैं ना माइक्रोस्पोरेंजियम में, तब इसको तो कहेंगे लघु बीजाणु। और जब लघु बीजाणु दानी से लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं तब उसको कहेंगे पोलन ग्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या इसको माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। परागकण की संरचना। अब स्ट्रक्चर ऑफ अगर पोलन ग्रेन की बात करें ना तो ध्यान देना, अगर एक बता देता हूँ आपको। पोलन ग्रेन जो है ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी बताया यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इनकी ध्यान रखना 2 वॉल होती है। जो आउटर वॉल होती है उसको कहते हैं एक्साइन, और इनर वॉल जो होती है उसको कहेंगे इंटाइन। समझ रहे हो, ये एक्साइन है और ये होती है इंटाइन। समझ रहे हो, आउटर वॉल जो होती है एक्साइन वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, और स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो परागकण को मतलब लंबे समय तक वातावरण के अंदर सुरक्षित रखता है। कहने का मतलब इसका बायोलॉजिकली और फिजिकली मतलब अपघटन नहीं होने देता। साथ ही साथ एक्साइन के मतलब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता, तो कहने का मतलब उस स्थान पर पोर नुमा संरचना पाई जाती है, उनको कहते हैं जर्म पोर। क्या कहेंगे? जर्म पोर या जनन छिद्र। और ये जनन छिद्र द्विबीजपत्री में तो होते हैं 3 और एक बीजपत्री में होता है 1। समझो, और इसी जनन छिद्र के द्वारा क्या होता है कि ये जो पराग नलिका जो है, जब ये परागकण अंकुरित होता है तो बाहर निकलती है। ओके, और जो इनर वॉल होती है जिसको इंटाइन कहते हैं या अंतचोल कहते हैं, तो वो किसकी बनी हुई होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। समझो, इस तरीके से ये देख लो एक बार। हाँ, माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। साइज जो है इसकी 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक देखने को मिलती है। स्मॉल पोलन ग्रेन जो है मायोसिटस 10 माइक्रोन तक मायोसिटस पादप के अंदर होते हैं और 10 माइक्रोन तक, और लार्ज पोलन ग्रेन जो है मिराबिलिस पादप के अंदर मिलते हैं 250 माइक्रोन तक। तो ये इसकी साइज है। सबसे छोटे तो मिलेंगे मायोसिटस के अंदर, और जो बड़े होते हैं वो मिराबिलिस के अंदर। इट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय 2 डिस्टिंक्ट वॉल। क्या कहा कि इनका जो कवरिंग जो होता है वो मतलब उसके चारों 2 वॉल पाई जाती है। आउटर होती है एक्साइन और इनर होती है इंटाइन। द एक्सटर्नल वॉल इज कॉल्ड एक्साइन एंड इंटरनल वॉल इज कॉल्ड इंटाइन। एक्साइन इट इज थिक रफ हैज़ मैनी टाइप ऑफ ऑर्नामेंटेशन। ये मोटी होती है, थिक होती है, और साथ ही साथ इनके चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में मतलब इस तरीके के अलंकरण देखने को मिलते हैं। ये है ना, इस तरीके अलग अलग प्रकार के अलंकरण देखने को मिलते हैं। और द वॉल इज मेड अप ऑफ स्पेशल केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड फिजिकली एंड केमिकली। मतलब ये इसके चारों ओर जो स्पोरोपोलेनिन का जो आवरण होता है ना, स्पोरोपोलेनिन के आवरण की वजह से परागकण जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसका फिजिकली और केमिकली डिग्रेडेशन नहीं होता। इसके बाद देखें देयर आर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एक्साइन नॉन एज जर्म पोर। ये देखो बेटा, अभी मैंने बताया इस तरीके से जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं जनन छिद्र। और इन मोनोकोट देयर आर 1, इन डाइकोट देयर आर 3 जर्म पोर प्रेजेंट। मतलब जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर तो 3, और एक बीजपत्री पादप के अंदर जो जनन छिद्र होते हैं वो 1 होता है। इसके बाद में इंटाइन इट इज थिन डेलिकेट एंड मेम्ब्रेनस मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। क्या मतलब हो गया कि ये जो है इसके नीचे जो ये जो वॉल होती है ना, ये इंटाइन एक्साइन के बाद में इंटाइन पतली होती है, और साथ ही साथ सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये जनरल स्ट्रक्चर था। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल वगैरह है, कोशिका द्रव्य वगैरह पाया जाता है। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का। अब पोलन किट एक टर्म आती है, ध्यान रखना बेटा। मैंने जब फंक्शन करवाए थे ना टैपिटम के, उसके अंदर मैंने करवाया था कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट टैपिटम के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो। पोलन किट क्या होता है? फ्लावर्स विच आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट। ऐसे पुष्प जो कीटों के द्वारा परागित होते हैं। हैव एन ऑयली लेयर
ऑयली लेयर नॉन एज पोलन किट। क्या मतलब हो गया, ऐसे पुष्प जो कीटों के द्वारा परागित होते हैं उनके ऊपर तेलीय परत देखने को मिलती है, उनको कहेंगे पोलन किट या पराग किट। फंक्शन, अब इसके क्या कार्य है, इट्स कलर हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इनका जो कलर होता है किसका, फ्लावर का, ये कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इट्स स्टिकी नेचर हेल्प टू स्टिक द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। और इनका जो मतलब इस प्रकार के जो फ्लावर होते हैं ना, इन फ्लावर का मतलब स्टिकी नेचर होता है, मतलब ज्यों ही कीट वगैरह इनकी बॉडी के ऊपर बैठते हैं ना तो ये पोलन ग्रेन जो है इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं उसी किस्म के, तो वहाँ पर ये परागण क्रिया कर देते हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। और ये क्या करते हैं, पराग कणों को, कहने का मतलब जो हानिकारक रेडिएशंस होती है जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें, उनसे सुरक्षा प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। समझ रहे हो, इट कंट्रोल हेल्प इट्स कलर हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। मतलब इनका जो फ्लावर का जो कलर होता है कीटों को अट्रैक्ट करता है, इनका स्टिकी नेचर होता है, और जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे सुरक्षा भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइफ स्पान ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का जो लाइफ स्पान है वो अलग अलग के अंदर अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। इन मोनोकॉट जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर जो विएबिलिटी पीरियड होता है वो 30 मिनट के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद में विएबिलिटी पीरियड इन रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी अप टू मोर मंथ, अप टू मैनी मंथ्स, या अनेक जो है महीनों तक ये इनका जो विएबिलिटी पीरियड देखने को मिलता है। ध्यान देना, मैनी, समझ लो कई महीनों तक मतलब इनका जो है रोजेसी के अंदर, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में पोलन बैंक प्रिजर्व पोलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन को मतलब प्रिजर्व भी रखते हैं, ताकि मान लीजिए कोई पादप अगर फ्यूचर के अंदर मान लीजिए विलुप्त हो जाए तो पोलन ग्रेन से उस प्रजाति को डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद में पोलन एलर्जी। अब पोलन एलर्जी या पराग एलर्जी क्या होते हैं कि जब कभी कभार क्या होते हैं, जो परागकण जो है ह्यूमन की मतलब जो सेंसिटिव पोर्शन होते हैं उनकी जो स्किन है या जो नोज वाला पोर्शन है उनके कांटेक्ट में आते हैं तो मतलब एलर्जी का कारण भी बनते हैं, जिससे हे फीवर है, अस्थमा है, कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं श्वसन संबंधी। ध्यान देना, पोलन एलर्जी या पराग एलर्जी क्या है, प्रोटीन सीक्रेशन फ्रॉम गैमेटोफाइट एंड टैपिटम सेल आर स्टोर्ड इन द ग्रूव्स एंड एम्प्टी स्पेसेज इन एग्जाइन। क्या मतलब हो गया कि प्रोटीन सीक्रेशन फ्रॉम गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो होते हैं युग्मकोद्भिद उनके द्वारा ऐसी प्रोटीन सीक्रेट की जाती है एंड टैपिटम सेल के द्वारा, जो क्या हो जाती है, स्टोर्ड इन ग्रूव्स एंड एम्प्टी स्पेस इन एग्जाइन। जो एग्जाइन और इंटाइन के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उनके बीच में ये प्रोटीन है या टैपिटम सेल के द्वारा जो पदार्थ सीक्रेट किए जाते हैं, जो एम्प्टी या रिक्त स्थान है उनके अंदर स्टोर हो जाते हैं। दीज प्रोटीन ऑन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, और ये जो प्रोटीन है जब नमी के कॉन्टैक्ट में आते हैं परागकण, समझ रहे हो, आफ्टर स्प्रेडिंग इन एटमोस्फियर, तो उससे क्या हो जाते हैं कि नमी के कॉन्टैक्ट में आने से एटमोस्फियर के अंदर फैल जाते हैं। एंड आफ्टर स्प्रेडिंग इन एटमोस्फियर कॉजेज वेरियस एलर्जीज टू ह्यूमन, और उससे मतलब श्वसन क्रिया के द्वारा जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो मतलब मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की एलर्जी का कारण भी बनते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस डिजीज ड्यू टू पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी मतलब ये जो पोलन ग्रेन जो है, जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं त्वचा है या फिर नाक के द्वारा जो श्वसन क्रिया के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो विभिन्न प्रकार के पराग एलर्जी के कारण भी बनते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ऐसा प्रोटीन सीक्रेट किया जाता है और वो प्रोटीन जो है इनकी जो एक्साइन और इंटाइन वाली वॉल के बीच में मतलब जमा हो जाते हैं। जब परागकण नमी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये परागकण एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब जो है ये प्रोटीन वगैरह जो है एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है, और जो ही ह्यूमन के कांटेक्ट में आती है तो श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब पोलन एलर्जी जो एजेंट है किस कारण देखने को मिलता है, एक तो है कैरेट ग्रास, गाजर घास, चिनोपोडियम, बथुआ, एमेरेंथस, ये जो पादप है ये
पोलन एलर्जी का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये इसका स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अपन ने किया, पोलन किट किया, पोलन एलर्जी किया। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर सवाल मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। इसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। चूँकि अब तो आपका जैसे सिलेबस भी आ गया है, तो ये उसके अंदर जैसे फर्स्ट चैप्टर तो मोस्ट प्रोबेबली कट गया है, तो सेकंड चैप्टर तो कम्प्लीटली है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। और ये आपको हिंदी मीडियम में भी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी और इंग्लिश मीडियम में भी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जैसे अगर कोई पर्सनल नंबर पे भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, समझ लो 9460656610। ओके, और इसके अलावा अगर आप स्कूल में आएँ तो वहाँ पर भी अपन बैठ करके डाउट सॉल्व कर लेंगे आपका। ओके, फिर आराम से पढ़े, फिर भी अगर कोई समस्या है तो भले आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर आप स्कूल आए तो वहाँ पर भी डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास किस तरीके से होता है, इसको अपन 2 चरणों के अंदर पढ़ेंगे। डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन, मतलब परागण के पहले विकास, और डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब परागण क्रिया के बाद में जो है नर युग्मकोद्भिद। मतलब ये दोनों क्रियाएं है सम्मिलित, लेकिन इसको अपन 2 स्टेप के अंदर पढ़ेंगे। एक तो मतलब डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन, मतलब परागण के जो पहले जो विकास की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, और उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो देखें डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन, मतलब परागण के, मतलब जब परागकण जो है, कहने का मतलब जो स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र वाला पार्ट है वहाँ पर परागकण अभी तक पहुँचा नहीं है। अभी तक कहाँ पर है, लघु बीजाणुधानी या जो परागकोश, मतलब वहाँ पर ही उपस्थित है। अभी कहने का मतलब पुंकेसर के अंदर ही है, परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं पहुँचा है, उसको कहेंगे डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन। अब इसके अंदर ध्यान देना, जैसे जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये परागकण समझ लो। देखें, हाँ ध्यान देना बेटा, देखें इसके अंदर किस तरीके से होगा। सबसे पहले डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन। डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए बेटा ये पोलन ग्रेन था, इस पोलन ग्रेन के अंदर देखें ध्यान देना बेटा, ये जैसे एक्साइन हो गई, इसके बाद में ये इंटाइन, ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, इमैच्योर पोलन ग्रेन, मतलब अपरिपक्व परागकण है। अब इनके अंदर क्या होता है कि जब ये परिपक्व होता है या जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, उस दरमियान इसके अंदर देखना बेटा, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये आउटर वॉल है, ये इनके अंदर एक तो वैक्यूल बनती है और एक न्यूक्लियस जो है वो परिधि की तरफ खिसक जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, मतलब समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि इनके अंदर वो भी अनियमित तरीके से होता है, एक छोटी जनरेटिव सेल बनती है। इसके बाद देखें इसके अंदर समसूत्री विभाजन से क्या होगा, एक छोटा जनन केंद्रक बनता है और एक बड़ा कायिक केंद्रक। फिर इसके अंदर होता है, मतलब ये तो हो गया इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर 2 अनियमित केंद्रक बनते हैं, छोटा जनन केंद्रक और बड़ा कायिक केंद्रक। इसके बाद में होता है इसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसके अंदर बीच में वॉल बन जाती है और एक छोटी जनन कोशिका और बड़ी कायिक कोशिका का निर्माण होता है। तो इस तरीके से बेटा इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के अंदर नोट डाउन कर लो। ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा। हाउ मेनी टाइप ऑफ एंथरडीसेंस एक्सप्लेन इट, परागकोश स्फुटन कितने प्रकार का होता है। ये जो लॉन्जिट्यूडिनल, पोरस, ट्रांसवर्स और वल्वुलर, ये जो मैंने बताया ना वो करने हैं। इसके बाद में राइट शॉर्ट नोट ऑन
संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, एक तो पोलन किट के ऊपर और एक पोलन एलर्जी, पराग किट और पराग एलर्जी। ओके, और इसकी पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। पढ़ना, आराम से पढ़ो, और कोई भी अगर समस्या है तो अगर आप पर्सनल चाहें तो भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने नंबर दे दिए हैं 9460656610, और नहीं तो स्कूल में आकर के भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।